दोस्तों, इन दिनों क्लाइमेट चेंज को लेकर होने वाली सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस में से एक COP28 का आयोजन दुबई में किया जा रहा है। इसमें दुनिया के कई देश हिस्सा ले रहे हैं और इस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद क्लाइमेट चेंज के कारण आने वाले चैलेंजेस को फेस करना है। वैसे तो क्लाइमेट चेंज के कई कारण हैं, लेकिन एक मेजर रीजन है पेट्रोल डीजल को यूज करने पर निकलने वाला धुआं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अपनी इजीनेस के कारण पूरी दुनिया में यूज किया जाता है, लेकिन दुनिया के कुछ ही ऐसे देश हैं जिनमें क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन किया जाता है। दुनिया की टॉप 10 ऑयल प्रोडक्शन कंट्रीज के पास प्रूवन ऑयल रिजर्व का लगभग 85% हिस्सा है। प्रूवन ऑयल रिजर्व का मतलब है कि जिस तेल को जमीन से इकोनॉमिकली निकाला जा सके। इन टॉप 10 कंट्रीज में से 7 कंट्रीज ओपेक ग्रुप की मेंबर्स हैं। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक 13 देशों का एक ग्रुप है और इस ग्रुप के पास दुनिया के मेजर ऑयल रिजर्व्स हैं। जनरली ये ग्रुप दुनिया के ऑयल मार्केट और उसके प्राइस को अपने बेनिफिट के हिसाब से कंट्रोल करता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये ग्रुप कैसे बना, इसे बनाए जाने के पीछे क्या कारण थे और इसके बनने के बाद पूरी दुनिया के ऑयल मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे ओपेक ने कुछ समय के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और कुछ यूरोपियन कंट्रीज के विकास की गाड़ी के पहिए रोक दिए थे। दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद वेस्टर्न कंट्रीज में डेवलपमेंट फुल स्पीड पे चल रहा था। किसी भी देश के विकास के लिए उसकी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना जरूरी है और उस समय की वेस्टर्न कंट्रीज के लिए ये बिना तेल के पॉसिबल नहीं था। इन देशों में तेल की कमी को पूरा करने के लिए 7 ऑयल कंपनीज थी जिन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता था और इन 7 में से 5 अमेरिकन कंपनीज थी। 1930 से 1970 तक पूरी दुनिया के ऑयल प्रोडक्शन का मैक्सिमम हिस्सा इन्हीं कंपनीज के कंट्रोल में था। ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और पर्शियन गल्फ में तो प्रोडक्शन के सारे राइट्स इन्हीं कंपनीज के पास थे। और अगर कोई देश इन कंपनीज के सेट किए गए ऑयल प्राइस से ज्यादा की डिमांड करता था तो ये कंपनीज उस देश में ऑयल प्रोडक्शन कम कर देती थी और खुद को नुकसान से बचाने के लिए बाकी के देशों में ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ा देती थी। इसके साथ साथ इन देशों को मिलिट्री रिस्पॉन्स झेलना पड़ता था, जैसा कि 1953 में जब ईरान ने अपने देश में ऑयल प्रोडक्शन को नेशनलाइज किया तो ईरान में ईरानियन प्राइम मिनिस्टर को अपनी ही सेना की बगावत के कारण पद छोड़ना पड़ा और ये बगावत यूके यूएसए ने स्पॉन्सर की थी। इन वजहों से इन देशों को 7 सिस्टर की ओलिगोपोली के आगे झुकना पड़ता था। किसी एक देश का इन कंपनी से टक्कर लेना आसान नहीं था। जैसे जैसे दुनिया में ऑयल रिजर्व्स के नए सोर्सेज मिलते जा रहे थे, ये कंपनीज इन देशों में कच्चे तेल के दाम गिराती जा रही थी और फरवरी 1959 में वेनेजुएला और मिडिल ईस्टर्न में प्रोड्यूस होने वाले कच्चे तेल के दाम रातों रात 10% तक गिरा दिए गए। इसके रिस्पॉन्स में कुछ हफ्ते बाद सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इजिप्ट के कायरो शहर में एक कॉन्फ्रेंस की। दोनों पार्टीज ने ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को साथ आने के लिए मोटिवेट किया। इसके बाद अगस्त 1960 में ऑयल कंपनीज ने जब दोबारा से कच्चे तेल के दाम गिराए तो अगले महीने 10 से 14 सितंबर तक बगदाद में ऑयल एक्सपोर्टिंग देशों की मीटिंग हुई और 14 सितंबर 1960 को ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला ने मिलकर ओपेक का गठन किया। अरब कंट्रीज ओपेक का हेडक्वार्टर बगदाद में बनाना चाहती थी, लेकिन वेनेजुएला के कहने पे इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में बनाया गया। लेकिन 1 सितंबर 1965 को ओपेक का हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना शहर में शिफ्ट हो गया, क्योंकि उस दौरान स्विट्जरलैंड अपनी सीमा के अंदर फॉरेन नेशनल्स की पॉपुलेशन को कम करना चाहता था। ये तो होगी ओपेक के गठन की बात। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके गठन के बाद ऑयल इंडस्ट्री में क्या बदलाव आए। ओपेक के शुरुआती दौर में कंपनीज और ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों के बीच प्रॉफिट का 50-50 बंटवारा होता था। 1970 तक लगभग ऐसी ही कंडीशन बनी रही, लेकिन 1970 में लीबिया ने ऑक्सीडेंटल नाम की अमेरिकन ऑयल कंपनी के साथ 58-42 की डील फिक्स की। इस डील के बाद ओपेक मेंबर्स ने भी 1971 में कंपनीज के साथ डील करके अपने प्रॉफिट का शेयर बढ़ा लिया, लेकिन अभी भी प्राइस डिसाइड करने की पावर कंपनीज के हाथ में ही थी। इसीलिए ओपेक मेंबर्स चाहते थे कि ऑयल प्रोडक्शन को नेशनलाइज कर दिया जाए। नेशनलाइजेशन होने से सबसे बड़ा खतरा ये था कि कच्चे तेल के दाम बहुत गिर सकते थे, लेकिन उन दिनों इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम थी। इस फैक्टर से मोटिवेट होकर ओपेक मेंबर्स ने ऑयल प्रोडक्शन को नेशनलाइज कर दिया, जिससे ऑयल प्रोडक्शन देश की सरकार के कंट्रोल में आ गया। यहाँ से ओपेक मेंबर्स के पास ऑयल प्रोडक्शन के साथ साथ उसके रेट फिक्स करने की पावर भी आ गई थी। उस समय ये बहुत बड़ी पावर थी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिखा अक्टूबर 1973 में, जब ओपेक मेंबर्स ने अमेरिका और उन देशों पे ऑयल एम्बार्गो लगा दिया जिन्होंने यौम किपुर वॉर में इजराइल का साथ दिया था। ये वार इजराइल और कुछ अरब कंट्रीज के बीच लड़ा गया था और इन अरब कंट्रीज को इजिप्ट लीड कर रहा था। एम्बार्गो के तहत
ओपेक मेंबर्स ने इन कंट्रीज के कच्चे तेल की सप्लाई पे प्रतिबंध लगा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इन देशों में तेल की भारी कमी हो गई। इस प्रतिबंध का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों रूप में प्रभाव दिखाई दिया। शॉर्ट टर्म इफेक्ट की बात करें तो यूएसए में कुछ ही दिनों में कच्चे तेल के दाम $3 से $12 प्रति बैरल पहुंच गए। इस वजह से डॉलर का डिवैल्यूएशन हो गया। कई कंपनीज के शेयर प्राइस गिर गए। पेट्रोल की इतनी कमी हो गई थी कि संडे को पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाते थे और संडे को नॉन एसेंशियल ड्राइविंग पे भी रोक लगा दी गई। पेट्रोल पंप से तेल खरीदने की लिमिट भी सेट कर दी गई। यूके में तो कुछ टाइम के लिए 3 डे वर्किंग कर दी गई ताकि एनर्जी को सेव किया जा सके। इन सब फैक्टर्स के चलते इकोनॉमिक रिसेशन आ गया और इस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जो इकोनॉमिक बूम चला आ रहा था उसका अंत हो गया। अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात करें तो इस एम्बार्गो के रिस्पॉन्स में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का गठन किया गया, जिसका एम दुनिया की बढ़ती एनर्जी की डिमांड को ऑब्जर्व करना और एनर्जी सेविंग को प्रमोट करना है। इसके साथ साथ यूएसए में नेशनल इमरजेंसी स्टॉक पाइल बनाए गए, जहां तेल को स्टोर किया जाता है, जो इमरजेंसी में महीनों तक तेल की सप्लाई प्रोवाइड करा सकते हैं। इंडस्ट्री को एनर्जी सेविंग के लिए प्रमोट किया गया। गाड़ियों की स्पीड लिमिट कम कर दी गई, छोटी और एनर्जी एफिशिएंट कारें बनाई जाने लगी। ऐसे अप्लायंसेस बनाने पर जोर दिया गया जो कम एनर्जी यूज करते हों। साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिला और एनर्जी के अदर सोर्सेज जैसे सोलर, विंड और एटॉमिक एनर्जी पे फोकस को बढ़ाया गया। इन सब एफर्ट्स का नतीजा ये रहा कि 1980 से 2014 तक अमेरिका के ऑयल कंजम्पशन में केवल 11% की बढ़ोतरी हुई, जबकि जीडीपी 150 गुना बढ़ चुकी है। हालांकि एम्बार्गो मार्च 1974 में हटा दिया गया था, लेकिन उस समय ओपेक कंट्रीज ने दिखा दिया कि ऑयल को एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हथियार की तरह भी यूज किया जा सकता है। इसके कुछ टाइम बाद ओपेक के इतिहास में एक बड़ी अजीब घटना घटी। 21 दिसंबर 1975 को जब वियना में ओपेक मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही थी, तो वेनेजुएला के कार्लोस द जैकॉल नाम से मशहूर एक आतंकवादी ने ओपेक मिनिस्टर्स और कुछ अधिकारियों को बंधक बना लिया। इन्होंने अपने गैंग का नाम आर्म ऑफ द अरब रिवॉल्यूशन रखा हुआ था और इनका मकसद पैलेस्टाइन को आजाद करवाना था। कार्लोस ने यमानी और जमशीद को छोड़ के बाकी लोगों की रिहाई के लिए पैसों की डिमांड की। अहमद जाकी यमानी सऊदी अरेबिया का और जमशीद अमुगेजर ईरान का ऑयल मिनिस्टर था। इस हमले में 3 अधिकारी मारे गए। इसके बाद कार्लोस 63 बंधकों में से 42 को अपने साथ प्लेन के जरिए पहले अल्जीरिया फिर लीबिया ले गया। कुछ हॉस्टेजेस को उसने अल्जीरिया तो कुछ को लीबिया में रिहा कर दिया। उसका प्लान अल्जीरिया से बगदाद जाने का था, जहाँ पे जमशीद और यमानी को एग्जीक्यूट किया जाता। वो 10 बंधकों के साथ जब अल्जीरिया से जाने वाला था तो अल्जीरियन प्रेसिडेंट हुआरी ने उससे टेलीफोन पे बात की और चेतावनी दी कि अगर तुम मिनिस्टर्स को बगदाद ले गए तो प्लेन पे अटैक कर दिया जाएगा। हुआरी ने मिनिस्टर्स की जान के बदले में पैसों के साथ साथ असाइलम का भी ऑफर दिया, जिसे कार्लोस ने एक्सेप्ट कर लिया। ये पूरा घटनाक्रम 2 दिन चला, जिसमें सारे मिनिस्टर्स रिहा हो गए थे। इस घटना के कुछ समय बाद कार्लोस के एक साथी ने इस बात का खुलासा किया कि ये पूरा ऑपरेशन वादी हदद ने प्लान किया था और इस काम के लिए उसे किसी अरब देश के प्रेसिडेंट ने पैसे दिए थे। वादी हदद पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन के फाउंडर्स में से एक था, जो कि पैलेस्टाइन का एक पॉलिटिकल ग्रुप है। ऐसा माना जाता है कि वो अरब प्रेसिडेंट लीबिया का मुअम्मर गद्दाफी था, जिसने इस ऑपरेशन के लिए कार्लोस को पैसे दिए थे। आगे चल के 1994 में कार्लोस पकड़ा गया और अभी वो फ्रांस की जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। ओपेक के बनने से लेकर 1980 तक ओपेक का इफेक्ट बढ़ता गया, लेकिन 1980 के बाद इसके प्रभाव में कमी आने लग गई, जिसका मेन रीजन था ऑयल प्रोडक्शन को निजी फायदे के लिए यूज करना। देखिए, ओपेक मेंबर्स में कहने के लिए तो सब बराबर हैं और डिसीजन को फाइनल करने के लिए वोटिंग भी होती है, जिसमें हर देश के पास एक वोट होता है और हर वोट की वैल्यू बराबर है। लेकिन इन मेंबर्स में से सबसे पावरफुल सऊदी अरेबिया है और सऊदी अरेबिया जो टारगेट फिक्स करता है उन्हें ही फाइनल वोटिंग में मेजोरिटी मिलती है। जाहिर सी बात है कि ये टारगेट सऊदी अरेबिया अपने बेनिफिट्स को ध्यान में रख के सेट करता है और दूसरे मेंबर्स मैक्सिमम टाइम इन टारगेट्स को फॉलो नहीं करते, जिस वजह से ओपेक कंट्रीज का ऑयल प्रोडक्शन एक कंबाइंड इफेक्ट नहीं दे पाता। इसके साथ साथ ओपेक मेंबर्स की पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक कंडीशंस में काफी अंतर है, इसीलिए भी ऑयल प्रोडक्शन के टारगेट्स हर कंट्री को सूट नहीं करते। ऊपर से इन रीजन्स में स्टेबिलिटी की कमी है। कई सालों तक चलने वाले वॉर्स इन एरियाज में स्टेबिलिटी नहीं आने देते। इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट्स की माने तो ओपेक के कुछ मेंबर्स नेचुरल रिसोर्स कर्स का परफेक्ट एग्जांपल हैं। जिन लोगों को नहीं पता है, मैं उनके लिए इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों, जनरली ये कंसेप्ट है कि जिस देश में जितने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होंगे उस देश की उतनी ही ज्यादा तरक्की होगी। लेकिन कभी कभी ये रिसोर्सेज देश के लिए श्राप बन जाते हैं।
क्योंकि इन रिसोर्सेज पे अधिकार पाने के लिए यहाँ हमेशा लड़ाई चलती रहती है और इस वजह से प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तब इस कंडीशन को नेचुरल रिसोर्स कर्स कहा जाता है। ओपेक का इफेक्ट कम होने का एक कारण ये भी है कि वेस्टर्न कंट्रीज ने ऑयल पे डिपेंडेंसी कम कर दी है। इसकी जगह कोल एनर्जी, नेचुरल गैस, सोलर, एटॉमिक एनर्जी जैसे ऑप्शन पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है और अब तो शेल ऑयल जैसे ऑप्शंस को भी यूज किया जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं, शेल ऑयल एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप की चट्टानों से पेट्रोलियम प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वैसे तो ये ऑयल एक्सट्रैक्शन की सबसे पुरानी टेक्निक है, लेकिन मिडिल ईस्ट में आसानी से मिलने वाले कच्चे तेल की वजह से शेल ऑयल का प्रोडक्शन कम हो गया था। लेकिन कच्चे तेल के बढ़ते प्राइस के कारण एक बार फिर से इस प्रोसेस को यूज किया जाने लगा है और अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ये काफी पॉपुलर है। इन सब कारणों के चलते ओपेक का ऑयल इंडस्ट्री पे उतना इफेक्ट नहीं रह गया है जितना पहले था, लेकिन अभी भी ओपेक वर्ल्ड ऑयल प्रोडक्शन में लीडिंग रोल प्ले करता है और इसके डिसीजन पूरी दुनिया पे कम ही सही लेकिन इफेक्ट जरूर डालते हैं। ओपेक को एक्सपेंड करके ओपेक प्लस ग्रुप बनाया गया है, जिसमें ओपेक के साथ साथ कुछ और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। इन सब के नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो ऑन ओपेक। अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।